कैसा है बता रहा हूं मैं कि शिवाजी का एक नाई था जो शिवाजी के बाल बनाने का काम किया करता था। उसका नाम भी शिवा था। उसने कहा कि जाओ शिवाजी को बुला, शिवा को बुला लाओ। दरबारियों ने कहा, सारे बड़े बड़े लोग थे, महाराज वो तो नाई है, वो किस काम का? बोला बुला के तो लाओ। वो थोड़ा शिवाजी जैसा दिखता था, दाढ़ी आड़ी बना रखी थी उसने, था दुबला कमजोर, लेकिन शिवाजी जैसा दिखता था चेहरे से। शिवा नाई को बुलाया गया। शिवा नाई घबरा गया कि अब मेरे से कौन सा अपराध हो गया। लेकिन बाद में शिवा नाई जब आया, सारे दरबारियों को उन्होंने शिवाजी ने वापस भेज दिया। फिर शिवा नाई से कहते हैं कि शिवा तुमसे एक काम है। बोले महाराज मैं आपके काम आ सकता हूं, स्वराज्य के काम आ सकता हूं। मैं तो नाई हूं, मैं नहीं चलाना जानता तलवार वगैरह। बोले केवल तलवार चलाने वाला ही काम आता है स्वराज्य के, ऐसा नहीं है। तुम जानते हो परिस्थिति कैसी है, सिद्धि जौहर ने चारों तरफ से घेर रखा है और हमको यहां से भागना है। हमको एक नकली शिवाजी चाहिए। तुम नकली शिवाजी बनने के लिए तैयार हो? शिवा नाई 2 फुट उछल पड़ता है। बोले महाराज नकली क्यों ना हो, लेकिन मैं शिवाजी बनूंगा, इससे बड़ा सौभाग्य और मेरे लिए क्या हो सकता है महाराज, मैं तैयार हूं। बोले जानते हो इसका परिणाम क्या होगा? बोले परिणाम की किसने चिंता किया, अधिक सिद्धि जौहर मेरे को पकड़ेगा और मेरे सीने में तलवार भोंक देगा, इतना ही तो होगा, लेकिन शिवाजी बन के तो मरूंगा मैं। शिवाजी अपने सारे कपड़े उसको पहनाते हैं, अपने अंदर के सारे कपड़े उसको पहनाते हैं, अपना सिर का जिलेटोप उसके सिर पे लगाते हैं, अपने गले की माला उसके गले में डालते हैं, अपने कानों के कुंडल निकालते हैं उस शिवा नाई के गले में डालते हैं और शिवा को गले लगाते हैं। गले लगाते से शिवाजी के आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो आंसू उसके पीठ पर गिरते हैं। तुरंत शिवा नाई महाराज को दूर करता है। महाराज आप रो रहे हैं? शिवाजी कहते हैं कि शिवा तेरा मेरा रिश्ता क्या है, क्यों तू मेरे लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार हो गया? मालूम है 99% शत्रु देखने वाला है, तेरा परिवार है, पति पत्नी बच्चे सब है तुम्हारे साथ में, हंसता खेलता परिवार है। अभी भी सोच लो, हमारा तो रोज के रोज संघर्ष होता रहता है मृत्यु और जन्म से। शिवा नाई क्या कहता है? शिवा नाई कहता है कि महाराज मरने के बाद तो रोने वाले सैकड़ों मिल जाते हैं, लेकिन मेरे जैसे एक छोटे से आदमी के लिए आप जैसा राजा रो रहा है, इससे बड़ी बात मेरे जीवन के लिए क्या होगी महाराज? 7 जन्म मेरे तर गए, आप चिंता मत कीजिए, शिवा नाई आपका नाम बदनाम नहीं करेगा। इसको कहते हैं मोटिवेशन, कि क्यों शिवा नाई उसको तैयार हो गया उसके लिए। बाद में वहां से रात के समय 600 सैनिकों के साथ में शिवा और शिवा नाई की पालकी निकलती है। पालकी निकलती आगे चलती है, मुश्किल से 15-20 किलोमीटर चले होंगे। उनको जाना था पनालगढ़ से विशालगढ़, 52 किलोमीटर। रात में ये पूरा अंतर पार करना है और रास्ता कैसा है तो घुटने घुटने तक कीचड़ है, पत्थर है, बड़े बड़े कांटे हैं और भयानक जंगल है ना। हम कभी कभी मैराथन दौड़ देखते हैं ना, मैराथन दौड़, वो एक मैराथन नाम की एक पहाड़ी है, उसके कारण मैराथन हो गया। वो मैराथन से एथेंस तक एक 42 किलोमीटर की दौड़ एक सैनिक लगा के गया, तो हम देश भर में मैराथन दौड़ कहते हैं। ये शिवाजी के सैनिक 52 किलोमीटर दौड़े थे। वो मैराथन वाला दौड़ा था, वो खाली हाथ दौड़ा था। ये 5 किलो की तलवारें 10 किलो की ढाल लेके दौड़े थे। वो दिन में दौड़ा था, ये रात में दौड़े थे। वो अपना रास्ता देख के दौड़ा था। इनको एक ही रास्ता था, कांटे में से जाना है। कोई सैनिक ऐसा नहीं था जिसके शरीर पैर के अंदर लहूलुहान पैर नहीं हो रहा हो, लेकिन जिद इस बात की थी कि शिवाजी को ले जाना विशालगढ़। 15 किलोमीटर पहुंचे होंगे, अचानक आवाज आई, दुश्मन भाग गया, कौन है, रोको। अब जैसे ही रोको की आवाज आ गई तो तय हो गया दुश्मन ने देख लिया है। शिवाजी के साथ बाजी प्रभु देशपांडे थे, उनका और तेज चलो, अब तेज चलो, रोको, तेज चलो, रोको, आवाजें आने लग गई, सब खलबली मच गई। लगभग तब तक वो 40 किलोमीटर तक पहुंच चुके थे। 40 किलोमीटर पर पहुंचने के बाद वहां उसके पहले 15 किलोमीटर के ऊपर शिवाजी ने अपनी पालकियां सब रुकवाई और शिवा नाई से कहा कि शिवा अब तुम्हारी परीक्षा है। शिवा नाई बोला अब समय ज्यादा नहीं है महाराज, अब आप सेना लेके आगे जाइए और मैं जाता हूं, इनको देखता हूं। और शिवा नाई की पालकी 4-5 सैनिकों के साथ में दुश्मन की ओर बढ़ा दी गई। वो दुश्मन की ओर चल दी गई। दुश्मन ने जैसे ही देखा कि ओह शिवा की पालकी आ गई, पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, उसको सिद्धि जौहर के सामने पेश कर दिया।
सिद्दीजोर सोचा कि अब तो मैंने शिवाजी को जिंदा पकड़ लिया। बाद में शिवा सामने शिवा को बिठाया और ये बात करने लगे। क्यों? बोले भाग रहे थे। बोले कोशिश कर रहे थे। सिद्दीजोर बोलता है कि तुम्हारे भाग्य पे हमें बड़ा अफसोस है। शिवा कहता है कि शिवाजी का भाग्य कभी खराब नहीं होता। बोले अच्छा, रस्सी जल गई लेकिन ऐठ नहीं गई, जानते हो किसके सामने खड़े हो? बोले जानता नहीं तो आता कैसे क्यों यहाँ पे? मैं ऐसी चर्चा 10-15 मिनट 20 मिनट तक चली होगी। उतने में उसका सिद्दी जौहर का सैनिक आया। उस जासूस ने कहा कि महाराज ये तो नकली है, असली भाग गया। असली भाग गया कहते से ही सूचना जैसे आते ही है तो सिद्दी जौहर आग बबूला हो जाता है, तलवार निकालता है। कौन है तू? बोले शिवाजी। बोले भाग गया वो कौन है? बोले शिवाजी। फिर तू कौन है? शिवाजी। इसका बीपी बढ़ता जा रहा था, इसका बीपी नॉर्मल था। ये भी खड़ा हो गया था तब तक। अब तलवार तो थी लेकिन चलाना आती नहीं थी, दिन जिंदगी भर उस तरह ही चलाता रहा। तो बाद में सिद्दी जौहर ने उसके सीने पर रख दी तलवार। बोले जानता है इसका पन्ना? बोले मैंने इसीलिए कहा था ना कि शिवाजी का भाग्य खराब नहीं होता, तुम कुछ नहीं कर सकते। अब इसको तो काटो तो खून नहीं। उसने तलवार उसके सीने में डाल दी। थोड़ी देर के अंदर खून का फव्वारा उड़ा। शिवा खंबा पकड़ के धीरे धीरे नीचे गिरता है और कहता है कि महाराज, इस शिवानाई ने आपका नाम बदनाम नहीं किया है। दुश्मन का वार सहा है तो सीने पे सहा है, पीठ नहीं दिखाई। अब यह है मोटिवेशन। इसके बाद सिद्दी मसूद के नेतृत्व में 4000 की घुड़सवार सेना शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजी जाती है। तब तक ये लोग जी जान लगा के दौड़ते चले जा रहे हैं। 40 किलोमीटर दौड़ने के बाद एक स्थान आता है, उसका नाम है घोरखिंड। घोरखिंड, ये घोरखिंड में इनको पता लगता है कि सिद्दी मसूद 2 किलोमीटर पे आ गया है। इनको जाना है 12 किलोमीटर और दूर दौड़ते हुए, और ये 2 किलोमीटर पर घोड़ों से आ रहे हैं। शिवाजी कहते हैं कि अब 2-2 हाथ यहीं किए जाए। तो बाजी प्रभु देशपांडे उनके जो सेनापति थे वो कहते हैं कि नहीं महाराज, अब इस सब कुछ किए हुए के ऊपर आप पानी नहीं फेंक सकते। आप 300 सैनिकों के साथ आगे जाइए और इस 300 सैनिकों के साथ बाजी प्रभु देशपांडे इनको रोक के रखेगा। जब तक आप विशालगढ़ पे जाकर तोप नहीं दागेंगे तब तक ये बाजी प्रभु अपने प्राण नहीं छोड़ेगा। और शिवाजी के सामने फिर कैसी परीक्षा थी? अभी थोड़ी देर पहले शिवानाई को छोड़ के आए थे, अब बाजी प्रभु को छोड़ना पड़ रहा है। 300 सैनिकों के साथ छोड़ना पड़ रहा है। किसके सामने? 4000 के घुड़सवारों की सेना के सामने। और ये 300 सैनिक कैसे हैं जो 40 किलोमीटर दौड़ लगाकर आए? उसके बाद कहीं नाश्ते की व्यवस्था या पानी की व्यवस्था है? कुछ नहीं है। बस 15 मिनट के बाद उन 4000 सैनिकों के साथ लड़ाई लड़ना है। जिसके शरीर के ऊपर सारे पैर थक गए हैं, उसके लहूलुहान पैर हो रहे हैं। ऐसे में बाजी प्रभु कहते हैं कि महाराज आप जाइए, ये बाजी प्रभु देशपांडे जाने नहीं देगा गरीब को आगे। और कोई इलाज नहीं था। शिवाजी 300 सैनिकों के साथ भी जाते हैं। 7 घंटे तक बाजी प्रभु देशपांडे उस 4000 की सेना को रोक के रखते हैं। कैसे लड़ाई लड़ी होगी उन लोगों ने? वो 300 बांधल, थोड़ी देर में कुछ लोग आगे जाते हैं, बाकी पीछे रहते हैं। वो लड़ते लड़ते जो काम में आ जाता है उसको पीछे ले आते हैं, जख्मी हो जाता है उसको पीछे ले आते हैं, दूसरे आगे बढ़ जाते हैं। यानी ये लड़ाई 7 घंटे तक चलती रही। कोई सैनिक ऐसा नहीं था जिसके शरीर पर 70-80 घाव नहीं आए होंगे। बाजी प्रभु देशपांडे अपने दोनों हाथ से तलवार लेकर चलाते हैं। इतनी जबरदस्त लड़ाई लड़ी जाती है वहां पर कि आखिरकार एक भी गनीम आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता। फिर वहां से तोप लाई जाती है, अंग्रेज भी उनका साथ देते हैं। तो तोप लाई जाती है और तोप से जब गोला दागा जाता है तो धार से आवाज आती है जोर से, और बाजी प्रभु देशपांडे के सीने पे लगती है। बाजी प्रभु पीछे हटता है, तुरंत दूसरे सैनिक आगे आते हैं, फिर लड़ाई चालू होती है। थोड़ी देर के लिए बाजी प्रभु बेहोश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही होश आता है तो वो कहते हैं कि तोप की आवाज आई। एक सैनिक बोलता है अभी नहीं है। तुरंत बाजी प्रभु तलवार लेकर फिर दौड़ पड़ते हैं। मराठी में कहते हैं कि तोपे आदि मरे न बाजी सांगा मृत्युला। मौत से भी कह देना कि जब तक तोप की आवाज नहीं आएगी ये बाजी प्रभु को हाथ नहीं लगा सकते। और शायद मौत भी कहीं कोने में सहमी सहमी खड़ी थी कि कहां कैसे हाथ लगाए उन लोगों को। सबके कानों में मौत आकर रुक गई, जान आकर रुक गई थी कि बस तोप की आवाज आए। 7 घंटे शिवाजी को क्यों लगे? वो 300 सैनिकों के साथ में जब विशालगढ़ गए तो वहां पर जसवंत सिंह और एक और सैनिक जो हिंदू ही था लेकिन मुगलों के सेनापति थे, वो उसको घेर के बैठे थे विशालगढ़ को। उनके साथ 300 सैनिकों ने लड़ाई लड़ी।
उस 1000 सैनिकों के साथ में, और अंदर जाकर शिवाजी ने जाते से ही पहली तोप की आवाज दी शिवाजी ने। मानो तोप की आवाज के माध्यम से शिवाजी कहना चाहते थे कि बाजी आ जाओ तुम, और बाजी की एक ही इच्छा थी कि बस तोप की आवाज आ जाए। जैसे ही तोप की आवाज आती है, सारे बांदिल अपने शस्त्र रख देते हैं और कत्ल कर दिए जाते हैं। उनके खून से पवित्र और शुद्ध हुई वो स्थान, वो घोर खिंड के बदले आज उसका नाम है पावन खिंड। अब ये सारा मोटिवेशन, वो 300 सैनिक क्यों शिवाजी के लिए बलिदान दे दिया उन्होंने? वो चाहते तो भाग सकते थे वहां से, लेकिन 300 में से एक भी नहीं भागा, और 300 की 300 बलिदान हो गए वहां पर। इसका कारण क्या था? मोटिवेशन। वो जानते थे कि हम 300 मर गए तो चलेगा, लाख लोग मर गए तो चलेगा, लेकिन लाखों का पोशिंदा जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि शिवाजी एक दूरदृष्टि वाले थे। उनको निश्चिंतता थी कि हमारे जाने के बाद भी हमारे परिवार की चिंता होगी, हमारे परिवार में कोई ऐसा नहीं रहेगा जो भूखा रहेगा। और ऐसा ही हुआ। शिवाजी ने विशालगढ़ के बाद जब सब कुछ मामला ठंडा हुआ तो शिवाजी वहां कर लौट कर आए। ये 300 सैनिक जहां जहां रहते थे उनके घरों पे व्यक्तिगत जाके शिवाजी ने सबकी चिंता की। उस समय शिवाजी ने पेंशन योजना, जिसको हम कहते हैं आजकल पेंशन, शिवाजी ने चालू की थी। उनका उस सैनिक को जितनी तनख्वाह मिलती है उतनी तनख्वाह इस परिवार को दी जाएगी। अनुकंपा नियुक्ति, जिन जिन घरों के अंदर ऐसा कोई नौजवान व्यक्ति था उनको अपनी सेना में शामिल किया। बाल परवेशी, ये एक योजना चलाई शिवाजी ने। ये बाल परवेशी यानी जहां छोटे छोटे बालक हैं उनकी पढ़ाई की चिंता करना, इनकी शिक्षण की चिंता करना, इसका पूरा खर्चा करना, ये शिवाजी ने किया। और एक अड़ीशेरी, ये एक योजना चलाई कि प्रत्येक घर को 2.5 सेर अनाज ये राज्य की तरफ से मिलने लगा। अब ये सारी चीजें जो है ये शिवाजी करते थे, और लोग निश्चिंत थे कि ऐसा होता है। इसलिए कहते थे कि लाखों का पोशिंदा जिंदा रहना चाहिए, शिवाजी जिंदा रहना चाहिए, हम मर गए तो चलेगा। इसको कहते हैं पॉजिटिव मोटिवेशन। और शिवाजी के समय की नीतियां कैसी रहा करती थी? तो शिवाजी के स्वयं के मामा मोहिते मामा, ये मुगलों के ये किला वो चलाते थे, सैनिक चलाते थे, और ये भयंकर लूटपाट करते थे हिंदुओं की। गरीबों को लूटना अपने लिए और सब अय्याशी करना है सब। एक बार शिवाजी के पास आता है ये संदेश कि मोहिते मामा ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो शिवाजी सोचते हैं कि मोहिते मामा को सजा कैसी दी जाए, वो तो अपने मामा है। जीजा माता वहां खड़ी थी। जीजा माता कहती है कि राजे, मोहिते मामा को कड़ी सजा दी जाए। तो जो पंत रहते हैं वो तुरंत कहते हैं, मां साहब वो शिवाजी के मामा, महाराज के मामा हैं, आपके सौतन के भाई हैं। तो जीजा माता ने एक ही बात कही कि कंस भी कृष्ण का मामा ही था ना। क्या किया कृष्ण ने? बोले पैसे का चस्का लगा हुआ इंसान और इंसान के खून का चस्का लगा हुआ शेर, ये दोनों एक ही जाति के हैं, इनको तुरंत तोप से उड़ा दिया जाए। ये स्वयं बहन कह रही अपने भाई के लिए। और बाद में उस प्रकार का निर्णय लिया गया और उसको मामा को पकड़ के लाया गया। जीजा माता ने कहा कि यदि वो पकड़ में आ जाए तो उनको हाथ पैरों में जंजीरें ठोक दो, जेल में डाल दो ताउम्र पूरी, और यदि विरोध करने के लिए खड़ा हो जाएगा तो तोप से उड़ा दो उसको। आज के समय में हम देखते हैं क्या होता है कि थोड़ा सा भी दूर का रिश्तेदार हो, कितना भी बड़ा अपराध क्यों न करे, छोड़ दिया जाता है। वो मंत्री का बेटा है, संतरी का बेटा है, किसका बेटा है, उसका बेटा है। शिवाजी महाराज के ये नहीं था। नियम है नियम, सबके लिए नियम, कायदे कानून बना। शिवाजी का आर्थिक नीतियां, एडमिनिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं, वो अच्छा होना चाहिए। हमें प्लासी का युद्ध मालूम है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला एक तरफ था और एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव थे। सिराजुद्दौला के पास, एक बंगाल की तरफ जो प्लासी शहर है, वहां युद्ध हुआ था। सिराजुद्दौला के पास लगभग 1.5 लाख की सेना थी, क्लाइव के पास मुश्किल से 5-7 हजार की सेना थी। लेकिन उसमें विजय किसकी हुई? तो क्लाइव की विजय हुई। विजय होने के बाद जब विजय जुलूस निकलने लगा उस प्लासी से, तो क्लाइव सोच रहा था कि कहीं आसपास सारे नर नारियां खड़े थे, बोले सबने एक एक पत्थर भी फेंक दिया हमारे ऊपर ना तो हमारी सेना कहीं दिखने वाली नहीं है, इतनी भीड़ थी। लेकिन उसको बड़ा आश्चर्य लग रहा था, पत्थर फेंकना तो दूर, कोई उठाने को तैयार नहीं। बाद में उसकी गहराई में जब जाके उसने देखा
तो सिराजुद्दौला का एडमिनिस्ट्रेशन इतना गंदा था कि सब लोग त्रस्त आ गए थे, बोले हमें दूसरा कोई भी चलेगा, सिराज नहीं चाहिए, चाहे लाल मुंह वाला हो, सफेद पैर वाला हो, कोई भी हो, लेकिन हमें सिराज नहीं चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर निर्भर करता है। तो शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? तो पूरे समाज की चिंता करना, जैसा बताया कृषि ये हमारी रीढ़ की हड्डी थी, देश की अर्थव्यवस्था की कृषि है। लेकिन उस समय शिवाजी ने सोचा कि आखिर ये कृषि से कब तक राज्य चलेगा? कृषि हम किसके ऊपर टैक्स लगाते हैं? किसान के ऊपर। लेकिन यदि अवर्षा हो गई, सूखा पड़ गया, तो ऐसे समय में फिर किसान क्या करेगा बेचारा? तो फिर व्यापार करना पड़ेगा। तब तक के जितने राजा थे सारे कृषि के ऊपर टैक्सेशन कर करके ही करते काम चलाते थे। शिवाजी पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने व्यवसाय चालू किया, व्यापार चालू किया, क्योंकि उस समय अंग्रेज थे, मुगल थे, पोर्तुगीज थे, सारे लोग थे, ये व्यापारी बन के आए थे। तो शिवाजी ने कहा हम भी व्यापार करेंगे, और शिवाजी ने भी अपनी नेवल सेनाएं बनाई, और व्यापार का मार्ग उसने कौन सा चुना? तो समुद्र। इसलिए शिवाजी के जितने किले हैं, देखिए आप, व्यापारिक दृष्टि से वो सारे समुद्र की तरफ मिलते हुए हमको नजर आएंगे। और वहां से शिवाजी ने व्यापार किया। व्यापार करने के लिए उन्हें अंग्रेजों से नावें मांगी तो नहीं दी अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों से नावें मांगी नहीं दी। शिवाजी ने अपनी नावें तैयार की, संगमेश्वरी प्रकार की नावें थी वो। और शिवाजी के बारे में कहते हैं कि शिवाजी वाज द फाउंडर ऑफ नेवी, बट ही वाज आल्सो द फाउंडर ऑफ मर्चेंट नेवी। यहां से जितने बंदरगाह शिवाजी के अंतर्गत थे, वहां से हर साल 2-3 जहाज जाते थे, और ये सारा व्यापार शिवाजी में, क्योंकि वो जानते थे कि अर्थ ये धर्म का मूल है, शांति पर्व में कहा है। तो यदि अर्थ का बैकअप नहीं रहा तो धर्म को कुछ भी करो आप, लेकिन अर्थ चाहिए उसके लिए। सेना चलती है वो पेट के बल चलती है, इसलिए शिवाजी इसके बारे में आर्थिक चिंता करते थे। तो सोर्स ऑफ इनकम क्या होना चाहिए, बाद में इन्वेस्टमेंट कैसा होना चाहिए, ये भी शिवाजी चिंता करते थे। शिवाजी ने लगभग 7.5 लाख रुपए का, उस समय के लाख रुपए में बता रहा हूं, वो होन चलते थे, तो 7.5 लाख रुपए आज के इक्विवेलेंट अपन कहेंगे, तो ये सारे किलों के बंदोबस्ती के लिए रखे थे कि हर किले के लिए वो इतना मजबूत बनाना चाहते थे कि कम से कम 1 साल वो किला लड़ सके, क्योंकि वो जानते थे कि औरंगजेब आगे चलकर दक्षिण में आएगा, और वो यदि लगभग 360 किले शिवाजी के पास थे, और वो सारे किले यदि औरंगजेब को जीतना है, प्रत्येक किला जीतने के लिए 1 साल लगेगा उसको, तो शायद औरंगजेब की उम्र निकल जाएगी और वापस यहां से नहीं जा पाएगा। यानी कितनी दूरदृष्टि रखते थे। शिवाजी का मटेरियल मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त था कि शिवाजी जब आगरा के किले में थे, तो आगरा के किले से भी उन्होंने पत्र लिखा था। उस समय सिंधु दुर्ग का निर्माण हो रहा था, तो सिंधु दुर्ग के निर्माण में उसने लिखा कि आप रेत कहां से लाने वाले हो, आप शीशा कहां से लाने वाले हो, अंग्रेजों से लेने वाले हो तो ये अंग्रेज बड़ा धूर्त व्यापारी है, ठीक से देख लेना। यदि रेत लोगे तो उसको समुद्र के पानी से मत धोना, उसको किसी मीठे पानी से धोना, जिसके कारण इसकी मजबूती बनती है। अब ये मटेरियल मैनेजमेंट, खुद की जिंदगी की कोई शाश्वती नहीं है, खुद आगरा के कैद में है, औरंगजेब कभी भी उनको मार सकता है, लेकिन शिवाजी का मटेरियल मैनेजमेंट था। बाद में नो द एनिमी, शत्रु को जान लेना, यह भी शिवाजी की एक विशेषता है कि राज्य करना है तो शत्रु को जानना पड़ेगा, उसकी कमियां क्या है, उसकी वीक पॉइंट कौन से, वो जानना पड़ेगा। इसलिए शिवाजी जब मिर्जा राजा जयसिंह के कैद में थे, यानी मिर्जा राजा जयसिंह की छावनी में थे, मुश्किल से 5 लोग उनके साथ थे, कभी भी इनको मारा जा सकता है, आदेश आ सकता है, लेकिन उसके बाद भी मिर्जा राजा के एक जो घुड़साल में नौकरी करने वाले थे, निकोलाई मानुची, इसको शिवाजी ने बुलाया और उससे जानकारी लेते थे। वो इटली का रहने वाला था, कितने घोड़े हैं, कितने हाथी हैं, कितने सैनिक हैं, क्या है। वो मानुची स्वयं बोलता है कि जिसकी अपनी जीने की निश्चिति नहीं है, उसके मन में भी अब ये सब पूछने की इच्छा हो रही है, उसको डर नहीं लग रहा किसी बात का। तो ये सारी शिवाजी की विशेषताएं थी, और ये सारी शिवाजी की विशेषताएं आज भी प्रासंगिक है ना। मिर्जा राजा जयसिंह कौन था? हिंदू था। जब औरंगजेब कुछ भी किसी को नहीं कर, कोई किसी को भेजकर सफल नहीं हो पाया, तो औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा। ये मिर्जा राजा जयसिंह कुशवा घराने का एक लोह पुरुष, जयपुर के कुशवा घराने का एक लोह पुरुष था, और इसमें इतनी ताकत थी कि ये निर्णय यदि करता कि एक स्थिति तो ऐसी आ गई कि दिल्ली के सिंहासन पे कौन बैठेगा, वो यदि दारा शिकोवा की तरफ से बोलते तो शायद दारा शिकोवा राजा बनता, लेकिन
औरंगजेब के प्रति अत्यंत अधिक निष्ठा, तो औरंगजेब ने शिवाजी को पकड़ने के लिए मिर्जा राजा को भेजा। अब मिर्जा राजा अपने 55 साल की ढलती उम्र में अपना रण कौशल, सारा अनुभव लेके किसको पकड़ने के लिए जा रहा है? शिवाजी को। हजारों मंदिरों को तोड़ने वाले उस औरंगजेब के आदेश से मंदिरों की रक्षा करने वाले उस शिवाजी को पकड़ने के लिए जा रहा है और उसके लिए सारे अनुष्ठान कर रहा है। इनको कहते हैं धार्मिक लोगों की अधार्मिक साधना। उस समय एक मिर्जा राजा थे, आज मिर्जा राजाओं की कमी है क्या हमारे देश में? मुसलमानों की हठधर्मिता के कारण 1947 में हुए उस भारत माता के विभाजन को पूरी तरह से भुलाकर अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करने वाले और सतत हिंदूवादी शक्तियों को गाली देने वाले ये वामपंथी और बुद्धिजीवी कौन है? दुर्भाग्य से सारे हिंदू हैं। ये हिंदू को मिला हुआ एक अभिशाप है और इसलिए हमको शिवाजी की आज प्रासंगिकता अत्यंत आवश्यक समझना पड़ेगी कि शिवाजी की नीति को लेकर ही चलना पड़ेगा। शिवाजी उस समय कहते थे, यानी राजपूतों का इतिहास क्या था? बोले डिफेंस इज द बेस्ट अटैक, और शिवाजी कहते हैं ना, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। हमने खानवे की लड़ाई का देखा है, जब बाबर और राणा संगा के बीच में लड़ाई होने लगी तो राणा संगा पहली बार सारे राजपूत एक साथ इकट्ठे होकर लड़ने के लिए तैयार हुए थे, लेकिन डिफेंस इज द बेस्ट अटैक। जब सामने वाला आक्रमण करेगा तब हम आक्रमण करेंगे। सारी कुशलता सब कुछ होने के बाद भी हम वो लड़ाई हार गए। कारण क्या था? क्योंकि अटैक करने वाले के पास सारे ऑप्शन खुले रहते हैं, डिफेंस करने वाले के पास ऑप्शन नहीं रहते। फिर जहां अटैक हुआ उसी वहीं लड़ना पड़ता है। अटैक करने के लिए तो कब करना है, कहां से करना है, कैसे करना है, कितनी शक्ति से करना है, सब ऑप्शन उसके पास है। तो शिवाजी कहते थे अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, और इसे शिवाजी हर समय अटैक करते थे। ये सारी शिवाजी की जो नीतियां है, मटेरियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल है, एक्सपोर्ट है और बाकी जितनी चीजें हैं, ये सब आज आवश्यकता है। और ये सब कुछ होने के बाद में आखिरकार शिवाजी के बारे में शिवाजी का शत्रु भी क्या कहता है? यानी दो प्रकार का जीवन जिया जाता है, एक होता है सफल जीवन और एक होता है सार्थक जीवन। सफल जीवन मैं जो चाहता हूं वो यदि मुझे मिल जाए तो मैं कहता हूं मैं सफल जीवन जी रहा हूं, लेकिन समाज जो चाहता है, देश और राष्ट्र जो चाहता है, वो यदि उसको मुझसे मिल जाए तो उसको कहते हैं सार्थक जीवन। सफल जीवन जीने वाले इस दुनिया के अंदर बहुत है, भारत के अंदर बहुत है, लेकिन सार्थक जीवन जीने वालों की कमी है। और जो सफल जीवन जीता है वो हैसियत बनाता है, लेकिन सार्थक जीवन जीता है वो स्वयं हस्ती बनता है। सफल जीवन जीने वाला, हमें धीरूभाई अंबानी का नाम सुना है, बहुत सफल जीवन जी रहा है, लेकिन हमारे घर पे किसी के घर पे उसका फोटो नहीं होगा जिसको रोज हार चढ़ाते होंगे।